हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर और आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर एस.के. सिंह अकाउंटेंसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। जैसा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया गया है। देखिए, अभी एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बेहद ज़रूरी है कि एक रणनीति बनाया जाए और एक सिस्टम के तहत रणनीति बनाकर यदि तैयारी किया जाए तो काफ़ी हद तक हम अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है एग्ज़ाम में पा सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बनाना ही है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन आता है अकाउंटेंसी में। तो मैं जो भी थ्योरी का पूरे अकाउंटेंसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का, उसको एनालिसिस करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिर ऐसे करके हर चैप्टर का, या फिर अगर हो सकता है तो एक वीडियो में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को कंबाइंड करके उसका केवल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैं टिक लगा रहा हूँ, इसको बेहद ज़रूरी है आप नोट कर लें, लिख लें और याद कर लें। याद रहेगा तो लिखना काफ़ी इजी होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अकाउंटेंसी से पूछा जाता है, तो बेहद ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे ख़ास बात है, एक नोट्स बनाना। आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखकर पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में याद कर ले। अगर आपके सामने नोट्स रहेगा, वीडियो के माध्यम से आप इसमें जो भी नोट्स दिखाया गया है इसको क्वेश्चन नोट कर ले कॉपी में और उसको एक अच्छा फेयर के जैसे बना के रखें, ताकि एग्ज़ाम के समय इसको रिवाइज करने में भी मदद मिलेगा, याद करने में भी काफ़ी सहूलियत होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस पॉइंट बिहार चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें उस सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और भी दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हों उनके पास तक समय से पहले पहुँचे और वे इस वीडियो का लाभ उठाएं, ताकि परिश्रम करने का जो उद्देश्य है वह सार्थक हो सके। तो चलिए बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यह फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संगठन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है एनपीओ चैप्टर। ऐसे आप जानते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, बनाने वाला क्वेश्चन भी होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी भी। इसमें से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 5 रहता है। तो इस चैप्टर का अध्ययन बेहद अच्छा ढंग से करने की ज़रूरत है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अलाभकारी संगठन वह संगठन होती है जिसकी स्थापना इस संगठन के सदस्य या समाज को बिना लाभ के अर्थात मुफ्त में सेवा प्रदान करना होता है। यानी अलाभकारी संगठन वह संगठन है जिसके सदस्य का उद्देश्य जो है लाभ कमाए बिना समाज में मुफ्त सेवा प्रदान करना होता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है सोशल एजुकेशन देना, जैसे कि अब विद्यालय वगैरह इसके अंदर आ जाता है। रिलीजन चैरिटेबल हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है। इसका उद्देश्य कहीं भी लाभ कमाना नहीं होता है, समाज का सेवा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है। कह रहा है कि लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में 3 अंतर बताएं। तो देखिए, लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला, उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, मूल उद्देश्य क्या है? लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभकारी जो संस्था है उसका मूल उद्देश्य सेवा प्रदान करना है। कोई भी संस्था जो लाभ के उद्देश्य से हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, सीधी सी बात है। और जो अलाभकारी संस्था है, हॉस्पिटल है, विद्यालय है,
उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज का सेवा करना होता है। दूसरा है कार्य का शुद्ध परिणाम। लाभकारी संस्था के कार्य का शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहा जाएगा। जो भी लाभकारी संस्था है, जो लाभ के उद्देश्य से एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका जो शुद्ध परिणाम निकलेगा या तो वो शुद्ध लाभ लेके आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। जबकि अलाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को अधिक या कमी कहा जाता है। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे तो वहाँ मिला होगा आपको यह। थर्ड नंबर है वित्तीय विवरण। लाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे निर्माणी खाता है, व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता है, आर्थिक चिट्ठा है। जबकि अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये समझने जो क्वेश्चन था। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वह आता है प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। इस चैप्टर का ये अच्छा क्वेश्चन और एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको ज़रूर याद कर लें। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता नगद बैंक लेन देन का विभिन्न शीर्षक का सारांश होता है। इसमें कभी भी बकाया, ध्यान रखिएगा, कभी बकाया उधार का ट्रांजैक्शन नहीं किया था। जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन बनाए होंगे, आपको याद होगा कि उसमें केवल नगद प्राप्ति या नगद भुगतान का ही उल्लेख किया जाता है, चाहे वह प्राप्ति करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का एडवांस हो। बकाया का नहीं होता है। देखिए, गैर लाभकारी संस्था के लेखे रोकड़ पत्ती कैश बेसिस पर आधारित होते हैं। अतः प्राप्ति और भुगतान खाता अलग अलग प्राप्ति और भुगतानों को, चाहे वह चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि से संबंधित हो या आने वाले समय से हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार से इसमें पूंजीगत और आयगत सभी नगद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्ति को दिखाया जाता है, जबकि भुगतान को दाएं भाग में दिखाया जाता है। देखिए, रिसिप्ट जो होता है, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे तो रिसिप्ट ये आपका फॉर्मेट जो होता है ऐसे, ठीक है, इधर क्रेडिट हो जाएगा, इधर डेबिट हो जाएगा। ये रिसिप्ट वाला भाग होता है और ये पेमेंट वाला भाग होता है। इसी चीज़ का यहाँ पर दर्शाया गया है कि सभी भुगतान को दाएं भाग में, इधर क्रेडिट में पेमेंट को दिखाया जाता है। यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष और बैंक शेष डेबिट भाग में प्रारंभ होता है, यहाँ कैश इन हैंड लिखा जाता है, और अंतिम रोकड़ शेष बैंक क्रेडिट शेष से बंद होता है। बैंक अधिविकर्ष की दशा में बैंक के प्रारंभिक और अंतिम शेष विपरीत में लिखे जाते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो इधर उसका लिखा जाएगा। आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा है। प्राप्ति और भुगतान खाता के विशेषता को बतलाना है कि प्राप्ति और भुगतान खाता के क्या फ्यूचर है। देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता की निम्नलिखित विशेषता है। यह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो, पूंजीगत हो, डेबिट बॉक्स में दिखाई जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आय होता है, आमदनी होता है, सभी को डेबिट में दिखाया जाता है, और सभी भुगतान चाहे आयगत हो, पूंजीगत हो, क्रेडिट बॉक्स में दिखाया जाता है। इसमें गैर रोकड़ मद जैसे ह्रास, अप्राप्य आय, अदत्त व्यय इत्यादि का लेखन नहीं किया जाता है। इस खाता के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम प्रारंभ के रोकड़ बैंक शेष लिखा जाता है। लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिससे अंतिम रोकड़ या बैंक शेष ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
प्राप्ति और भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह आय और व्यय खाता क्या है, इसे ज़रूर नोट कर ले और याद कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आय और व्यय खाता क्या है? देखिए, आय और व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता होता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था अपने यहाँ लाभ और हानि के स्थान पर तैयार करता है। इसे एक निश्चित अवधि के आय और व्यय की तुलना करने के लिए बनाया जाता है। इसमें डेबिट पक्ष में सभी आयगत व्यय को दिखाया जाता है, जबकि इसके क्रेडिट पक्ष में सभी आयगत आय को दिखाया जाता है। याद रखिएगा, जितना खर्चा है उस सबको आयगत खर्चा उस सबको डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, जितना क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है जो आयगत आय होता है। यदि डेबिट पक्ष का जोड़ ज़्यादा है और क्रेडिट पक्ष से, तो वह कमी कहलाएगा। यदि डेबिट का जो क्रेडिट से ज़्यादा है तो वह कमी कहलाएगा। यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ अधिक है डेबिट पक्ष से तो वह अधिक के कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। यह अधिक या कमी इस खाते का शेष कहलाता है और इस शेष को स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में पूंजी कोष के साथ समायोजित करके दिखलाया जाता है। इसी क्वेश्चन से ये भी रिलेटेड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और व्यय खाता की विशेषता को बताइए। तो देखिए, आय व्यय खाता की निम्नलिखित विशेषता। आय व्यय खाता जैसा कि आपको ऊपर भी बताया है कि यह एक नॉमिनल नाम मात्र या अवास्तविक खाता कहिए है। यह प्राप्ति और भुगतान और अन्य अतिरिक्त सूचना के आधार पर बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत व्यय को दिखाया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत आय को दिखाया जाता है। इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय नहीं लिखे जाते हैं। यह खाता आय का व्यय पर अधिक अथवा व्यय का आय पर अधिक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर है? देखिए, आय एवं व्यय तथा लाभ और हानि खाता में निम्नलिखित अंतर है। आप बेहतर होगा कि जब अंतर पूछ रहा है तो अलग अलग दिखाइए। तो देखिए, आय और व्यय खाता में फर्स्ट जो कॉलम है वह कहता है कि यह खाता लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। और लाभ हानि खाता स्पष्ट आपका नाम से ही क्लियर है, यह खाता लाभ कमाने वाली संस्था द्वारा बनाया जाता है। आय व्यय खाता क्रेडिट आय एवं व्यय खाता, इस खाते के क्रेडिट शेष को आय का व्यय पर अधिक और डेबिट शेष को व्यय का आय पर अधिक कहा जाता है। लाभ हानि में इसके क्रेडिट शेष को शुद्ध लाभ और डेबिट शेष को शुद्ध हानि कहा जाता है। यह खाता प्रायः प्राप्ति और भुगतान खाते तथा अन्य दी गई सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है। यह खाता प्रायः तलपट ट्रायल बैलेंस और अन्य समायोजन जो एडजस्टमेंट दिया गया रहता है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। इस अधिनियम में कोई अधिनियम लागू नहीं होता है, इस संबंध में कोई अधिनियम लागू नहीं होता है। इसमें कंपनी का लाभ हानि खाता कंपनी अधिनियम 1956 जो कि अब 2013 चल रहा है, 2013 का जो नया रूल है कंपनी रूल, इसके अनुसार बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आज वीडियो आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, इसको नोट करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे रिवाइज करें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।